हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज जानते हैं पर्ल कल्चर के बारे में। इकोनॉमिक जियोलॉजी का एक सेक्शन जिसमें हम अलग अलग तरह के कल्चर्स जैसे बी कल्चर्स, पर्ल कल्चर, ये सेरी कल्चर्स, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। एपी कल्चर्स, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, वन ऑफ देम इज़ पर्ल कल्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ लेता है और डिस्क्रिप्टिव में तो आता ही है। तो इसे एक थॉरो रीडिंग कर लेते हैं और जान लेते हैं हाउ टू राइट इन द एग्ज़ाम एंड हाउ टू मेक योर नोट्स, ठीक है। तो आप भी इसी तरह से फ्रेमवर्क बनाकर पढ़िए और कई बार इसे रिवाइज़ करिए और अपने वर्ड्स में, इस वीडियो को देखने के बाद अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्ल कल्चर, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन के साथ आप शुरू करिए। पर्ल इज़ ए वाइट शाइनिंग राउंड डिस्पोजिशन और कॉन्क्रीशन फाउंड विद इन द शेल ऑफ द ओयस्टर्स, ठीक है, समझ गए। तो एक छोटा सा हमने एक इंट्रोडक्शन दे दिया। पर्ल इज़ अ वाइट शाइनिंग राउंड डिपोजिशन और कॉन्क्रीशन फाउंड विद इन द शेल ऑफ द ओयस्टर्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अर्लियर इमेजिन्ड एज द टीयर ऑफ मून, ठीक है, इन ओल्ड लिटरेचर मेंशन्ड एज स्वाति नक्षत्र एंड बिलीव टू बी फॉर्मिंग एज द ड्रॉप ऑफ रेन इन मेंटल एंड नेक्री लेयर ऑफ द ओयस्टर, ठीक है। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। तो जब भी आप मेंस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह से लिखते हैं तो आपको बिल्कुल विद इन द टाइम ये सारी चीज़ें बहुत ही टू द पॉइंट्स लिखनी है, नो जारगन्स ऑफ वर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट है, मेंशन्ड इन हिस्ट्री सिंस लॉन्ग, आप सब जानते हैं, इट वॉज नोन चाइनीज़ पीपल सिंस 2300 BC। तो आप देख रहे हैं कितना पुराने टाइम से ये जाना जा रहा है, स्पेशली चाइनीज़ पीपल के बीच में, ठीक है। आइडिया ऑफ पर्ल इंडस्ट्री ऑकर फर्स्ट टाइम इन जापान। कौन था ये? कोकिची मिकीमोटो, ठीक है। ये इन्हें माना जाता है कि फादर ऑफ पर्ल इंडस्ट्री। तो कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी चीज़ को लिखने से पहले उसका हिस्ट्री ज्योग्राफी ज़रूर बताइए। अब मिकीमोटो रियलाइज दैट पर्ल कैन ओनली बी फॉर्म थ्रू नेचुरल मीन्स, सो ही एस्टेब्लिश्ड ए पर्ल फिश। समझ रहे हैं। तो ये तो हो गया छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, कौन सा स्पीसीज़ है जो ये जनरली जो फिश कल्चर में हम यूज़ करते हैं। दैट इज़ द पिंकटाडा रोडिक एंड पिंकटाडा वल्गैरिस। ये किस क्लास का है? क्लास बाइवेल्विया। आपको समझ में आ रहा है, दो वेल्व हैं इसमें, दो शेल हैं। आर टू मेजर स्पीसीज ऑफ पर्ल ओयस्टर। सी मसल या माइटिलस कैन ऑल्सो फॉर्म पर्ल, ठीक है। तो ये तो हो गया किस कौन सा स्पीसीज इसे बनाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पर्ल फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी बहुत ही कंसाइज और ब्रीफ में लिखने की कोशिश करेंगे और पूरी बात लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह आप भी लिखिएगा। तो इसमें शुरू करते हैं। वंस एनी फॉरेन पार्टिकल लाइक सैंड और ग्रेन इज ट्रैप्ड बिटवीन नेक्रे लेयर एंड मेंटल एंड एपिथेलियम, द लैटर सिक्रीट, लैटर मतलब एपिथेलियम लेयर सिक्रीट्स कॉन्सेंट्रिक लेयर ऑफ नेक्रे अराउंड इट। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम ज़रूर ड्रॉ करिए। तो इस तरह से जब मैं लिखती हूँ अपने नोट्स, तो मेरे पास मिनिमम 2 कलर के पेन में यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो बॉल पॉइंट पेन आप अपने हाथ में रखिए और एक रिकग्नाइज तरीके से कि समझ में आए कि व्हाट इज़ द हिंज, व्हाट इज़ द पर्ल, व्हाट इज़ द गट, है ना। तो एनिमल का गट आपको दिख रहा होगा, एनिमल का मेंटल शेल, ठीक है। अब आप देख रहे हैं इसमें एक पर्ल कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, एंड वेयर इज़ द गट एंड वेयर इज़ द एपिथेलियम लेयर एंड वेयर इज़ द हिंज, ठीक है। तो इस तरह से एक छोटा सा डायग्राम आप ड्रॉ कर देंगे और उसमें आप शो कर देंगे कि दिस इज़ द डायग्रामेटिक स्केच शोइंग साइट ऑफ पर्ल फॉर्मेशन इन माइटिलस, राइट। फिर देखिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, एक ऊपर रेड कलर से नेक्रस लेयर को आइडेंटिफाई कर दिया। तो हमें बार बार इसको नॉमिनेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि दिस इज़ नेक्रस लेयर, दिस इज़ फॉरेन बॉडी, राइट। तो एक ही कलर यूज़ करिए हर जगह। अगर आपने ब्लू यूज़ किया है नेक्रस लेयर के लिए तो आगे भी पिक्चर में ब्लू ही रखिएगा, ठीक है। और फॉरेन बॉडी को मैंने ग्रीन कलर से किया है और नेक्रे सिक्रेटिंग लेयर को ब्लू से, ठीक है। तो आप देख रहे हैं सीलिएटेड एपिथेलियम ऑफ मेंटल ड्रॉ किया है। तो आपको समझ में आ रहा है। तो एक ही ट्रांसफर सेक्शन में समझाने की कोशिश की गई है कि पर्ल का फॉर्मेशन कैसे होता है थ्रू स्टेजेस। तो फर्स्ट पिक्चर में
फॉरेन पार्टिकल दिख रहा है, फिर धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि नेक्रेस सिक्रीटिंग लेयर वो उसको कवर कर रहा है। थर्ड पिक्चर में आपने देखा कि ये फॉरेन पार्टिकल पूरी तरह से कवर हो गया है एंड द पर्ल फॉर्मेशन इज़ कंप्लीट। ठीक, तो ABC करके ये पिक्चर ड्रॉ करिएगा और इस तरह से समझ आ रहा है तो इससे आपका टाइम भी सेव होगा और बार बार एक ही बात कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको नॉमेनक्लेचर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि दिस इज़ दिस, दिस इज़ दिस। ठीक है, अब यहाँ छोटा सा देखिए, एक छोटा सा डायग्राम और ड्रॉ किया है मैंने इस शेल का ट्रांसफर सेक्शन समझने के लिए। ठीक है, कि कैसे ये दिखता है। तो आप इसको देखिए, मैंने ऊपर इसको डॉटेड बना दिया है, दैट इज़ द पेरियोस्टियम। ठीक है, देन प्रिस्मेटिक लेयर, ठीक है, देन नेक्रेस लेयर। तो जो नेक्रेस लेयर है यही सिक्रीट करता है पर्ल को, यानी कैल्शियम के डिपोजिशन को। ठीक है, तो इस तरह से आप छोटा सा बनाए और आपने बता दिया, ये सारी पिक्चर के थ्रू समझ में आ गया। तो बहुत ज़्यादा जार्गन ऑफ वर्ड्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक तरीके से लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एंड नीचे आपने बता दिया दिस इज़ द स्टेजेस ऑफ पर्ल फॉर्मेशन, राइट। अब इसी बात को आप अपने वर्ड्स में लिखते जाइए, जैसे वर्टिकल सेक्शन ऑफ शेल रिवील द फॉलोइंग लेयर्स। ठीक है, पेरिओस्ट्रिकम क्या है, आउटर लेयर ऑफ शेल फॉर्म बाय द हॉर्नी कॉन्केलियन। ठीक है, जैसे काइटिन लाइक होता है, मतलब ये थोड़ा सा सॉलिड सा होता है, काइटिन जैसा। इट्स इनर साइड हैज़ प्रिस्मेटिक लेयर। प्रिस्मेटिक लेयर जानते हो किसे कहते हैं? प्रिस्मेटिक मतलब ये थोड़ा सा चमकीला सा लेयर होता है। अब प्रिस्मेटिक लेयर कंटेन प्रिज्म लाइक डिपोजिशन ऑफ कैल्साइट या बर्न्ट एसिड सेपरेटेड बाय थिन लेयर ऑफ कॉन्क्लियन। ठीक है, समझ आ रहा है। नेक्रेस लेयर क्या है? इट इज़ द फाइन इनर मोस्ट लेयर फॉर्म बाय द कैल्शियम कार्बोनेट एंड कॉल्ड एज मदर ऑफ पर्ल। तो इट कंसिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिंग लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड कॉन्क्योलोन। ठीक है, कॉन्क्योलोन जैसे भी आप प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका मेथड क्या है वो जान लेते हैं। मेथड ऑफ पर्ल कल्चर इंडस्ट्री। तो सबसे पहले क्या कहते हैं? कलेक्शन ऑफ ऑयस्चर। तो भाई ऑयस्चर ही बनाता है तो ऑयस्चर को कलेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है कलेक्शन ऑफ ऑयस्चर। ऑयस्चर्स आर कलेक्टेड बाय द डाइवर्स फ्रॉम बॉटम ऑफ द शैलो सी, राइट। दीज डाइवर्स आर कॉल्ड अमा। अमा जापानी में इसे अमा कहते हैं। ठीक है, जिसका मतलब होता है गर्ल ऑफ द सी। बेस्ट टाइम क्या है कलेक्शन का? वो हो जाता है समर। क्यों? क्योंकि सी जो है उसमें टाइड्स कम आते हैं, वो काम होता है और स्विम करने में आसानी होती है, डाइविंग करने में आसानी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑयस्चर्स आर कलेक्टेड बाय स्पेशल टाइप ऑफ वायर मैसेज। तो ये वायर मैसेज 84 इंटू 54 इंटू 20 सेंटीमीटर के होते हैं। जनरली आप गूगल करेंगे ना तो ये सारी चीज़ें वीडियो फॉर्म में भी मिल जाएंगी। हाउ टू वायर मैसेज लुक्स लाइक। ठीक है, हाउ टू अमा कलेक्टिंग द ऑयस्चर्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो है रियरिंग ऑफ ऑयस्चर। अब रियर करेंगे इसे। कलेक्टेड ऑयस्चर्स आर क्लीन्ड एंड स्टोर्ड इन प्लास्टिक और वायर्ड केजेस एंड प्लेस्ड इनटू कल्चर केजेस फॉर 20 days फॉर एक्लेमेटाइजेशन इन आर्टिफिशियली क्रिएटेड शैलो वाटर कंडीशन। भाई वो एक कंडीशन में थे, अब हम उसे कहीं और लेके जा रहे हैं तो उसे थोड़ा टाइम देते हैं कि उस नए इन्वायरमेंट से वो एक्लिमेटाइज कर जाए। ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखी है, मॉइस्चर को थोड़ा सा एक्लिमेटाइज करते हैं, उसे कूल काम होने देते हैं। अब जब वो एक्लिमेटाइज हो गया तो नेक्स्ट स्टेज आएगा कि इसको इंसर्ट करना है हमें। तो कोई ऐसी चीज़ इंसर्ट करेंगे जिसमें ये पर्ल फॉर्मेशन शुरू हो जाए। तो इंजर्शन ऑफ न्यूक्लियस में इंजर्शन ऑफ कोई भी फॉरेन पार्टिकल मसल बॉडी के अंदर बहुत ही केयरफुली, बहुत ही टेक्निकली इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, तो मोस्ट एफिशिएंट मेथड क्या है इसका? इज़ दैट ऑफ निशिकोवा। इसमें क्या करते हैं? अ स्मॉल पीस ऑफ होस्ट ऑयस्चर इटसेल्फ इज कट फ्रॉम द मेंटल एंड इंसर्टेड इनटू द मेंटल ऑफ द अदर सेल। समझ रहे हैं? एनिमल को, ऑयस्चर को लेते हैं, उसके एक सॉफ्ट पार्ट को बहुत जरा सा कट करते हैं और किसी दूसरे ऑयस्चर के मेंटल के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। अब कुछ बातें और हैं जिसे जान लेते हैं, जैसे फिटनेस ऑफ ऑयस्चर फॉर द ऑपरेशन। न्यूक्लियस शुड बी हेल्दी। Oysters are subject to treatment of alternating temperature of cold and hot water which make them realize their sperm and egg। उन्हें क्या समझ में आता है कि ये sperm है या egg है। तो before this oysters are suffocated which make them open their shells helping in the insertion of the graft, right। अब नेक्स्ट रहता है the cut piece of tissue inserted inside the mantle is called graft tissue। तो graft tissue समझ आ रहा है। Calcareous nucleus is the best for initiation of pearl formation as compared to any other particle।
ऑल्सो द स्फेरिकल न्यूक्लियस गिव्स द बेस्ट रिजल्ट टू ऑब्टेन स्फेरिकल पर्ल। ठीक है, समझ आ रहा है। अब देख लेते हैं, फॉर इंजर्शन ऑफ न्यूक्लियस ओस्टर्स आर फिक्स्ड इन ए डेस्क क्लैम्प सो दैट द राइट वॉल्व फेसेस अपवर्ड। राइट वॉल्व ऑलवेज शुड बी अपवर्ड, राइट। द ओस्टर्स हमेशा एक डेस्क टाइप से क्लैम्प में फिक्स कर दिए जाते हैं जिसका राइट वॉल्व, आप ओस्टर को देखेंगे ये राइट वॉल्व होता है, बाइवेल्विया का तो है ही, तो आप समझ पा रहे होंगे इसको मोलस्का में कैसे होते हैं ये। ठीक है, मेंटल फोर्स आर smoothly turns to expose the foot and the main body mass followed by incision into the epithelium of the foot and a slender channel into the main mass, right. Suddenly one graft tissue placed into the channel and nucleus is placed over the graft tissue. Its fusion is bad for the nucleus. इस तरह से ग्राफ्टिंग की गई। ठीक है, इन जापान वन ट्रेन गर्ल कैन ऑपरेट 25 to 40 oysters per hour. See how much speed she has. These girls are called टोमारिन सन। ठीक है, इसका मतलब होता है मिस न्यूक्लियस पुशर। तो ये बहुत ही स्किलफुल काम है और ये बहुत ही स्किल्ड पर्सन द्वारा किया भी जाता है, क्योंकि ज़रा सी गड़बड़ी हुई तो वो ओस्टर भी डेड हो जाएगा और ग्राफ्टिंग भी फेल हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसके लिए बहुत सारी टेक्निकली अपडेट स्किल चाहिए। इसे बहुत दिनों में समझना पड़ता है और सीखना पड़ता है। ठीक है, द ऑपरेशन प्रोसीजर शुड नॉट एक्सीड 30 मिनट एज द ओस्टर कुड नॉट सर्वाइव बियॉन्ड दिस टाइम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है टाइमिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लाइव टिश्यूज़ को इंसाइशन कैसे करेंगे, किस पोजीशन में रखेंगे, उसे एक्लीमेटाइज कैसे करेंगे, वो शांत रहे, मरे नहीं, या व्हाट यू सेड कि सिकुड़ सा जाए, श्रिंक कर ले खुद को, तो दैट शुड नॉट बी हैपन। ठीक है, नेक्स्ट है पोस्ट ऑपरेशनल केयर। न्यूक्लिएटेड ओस्टर्स आर स्टोर्ड इन वायर केजेस एंड सस्पेंडेड इन sea water and attached with floating raft at 2 to 3 meter depth for 6 to 7 days of recovery period after the operation। समझ में आ रहा है कि ये तो कर लिया, फिर इसके बाद केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो इस तरह से किया जाता है उसे 2 से 3 मीटर गहराई में 6 से 7 दिन तक रखा जाता है। ठीक है, अबाउट 3000 to 3500 न्यूक्लिएटेड ओस्टर्स आर केप्ट सस्पेंडेड इन सी वाटर फॉर 2 to 3 years completely undisturbed except cleaning occasionally। थोड़ा थोड़ा कभी कभी क्लीन कर लिया बस, इससे ज़्यादा उसे डिस्टर्ब नहीं करते, और ये लगभग 2 से 3 साल तक इसी तरह से सस्पेंड करके रख दिए जाते हैं। ठीक है, वाटर में, सी वाटर में। द पर्ल ओस्टर ग्रो बेस्ट इन शैलो वार्म वाटर ऑफ अबाउट 14 मीटर डेप्थ। समझ आ रही है। तो दैट इज़ द सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट which should be taken care of। Pearls are harvested in month of December, February from the oysters that have completed 3 years of undisturbed suspension. After harvesting out, pearls are washed gently with soap solution without rubbing. अब इसको जब हार्वेस्ट कर लेते हैं फिर बहुत ही स्मूथली सॉफ्ट तरीके से उसे केयर के साथ विदाउट रबिंग उसे वॉश कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया सारा प्रोसेस जिससे पर्ल बना। अब पर्ल का कंपोजिशन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मेशन ऑफ पर्ल पूछा जाए या पर्ल कल्चर पूछा जाए तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कंपोजिशन ऑफ पर्ल, तो इतनी बातें तो आप ज़रूर ही लिखेंगे इंक्लूडिंग कंपोजिशन ऑफ पर्ल। ठीक है, तो पर्ल में सबसे ज़्यादा होता है H2O 2 to 4%, ऑर्गेनिक मैटर 3.5 to 5.9%, कैल्शियम कार्बोनेट 90%, रेजिड्यूज़ भी कुछ होते हैं 0.1 to 0.8%। तो आप देख रहे हैं किस तरह से इसका कंपोजिशन है। दैट इज़ ऑल फॉर पर्ल। इसने में बहुत ही खूबसूरत सी मोती बनकर तैयार हो जाती है। क्वालिटी देख लेते हैं। बेस्ट क्वालिटी पर्ल इज़ द लिंगा पर्ल ऑब्टेन फ्रॉम द मैरीन वॉस्चर। ठीक है, तो मैरीन वॉस्चर से ही बनते हैं जिसे कहते हैं लिंगा पर्ल। तो कुछ ये जीके टाइप के क्वेश्चन है, जैसे आप अगर आपको याद आ जाता है एग्जाम टाइम में तो ज़रूर लिख दीजिए। अब बिना प्रॉब्लम किए, बिना उसके शॉर्टकमिंग्स के कोई आंसर कंप्लीट नहीं होता है और यू मस्ट राइट इट। तो देख लेते हैं प्रॉब्लम ऑफ पर्ल इंडस्ट्रीज़।
एनिमीज लाइक ईल ऑक्टोपस डिस्ट्रॉय पर्ल, लीथली कोल्ड वाटर, बहुत कोल्ड वाटर हो गया तो उसको मार देता है, लो सैलिनिटी ऑफ वाटर, टर्बिडिटी ऑफ वाटर, हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर, दैट इज ऑल फॉर प्रॉब्लम फॉर पर्ल इंडस्ट्री, तो दैट मस्ट बी टेकन केयर ऑफ. Suggestions for pearl industry: fishing net should be with bigger holes that allow escape of oysters. Limited fishing of oysters should be done. Oysters should not be disturbed during the breeding season. तो दैट इज़ ऑल फॉर द पर्ल कल्चर. तो इतनी बातें तो आप ज़रूर लिखेंगे अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आता है, और इस तरह से डायग्राम ज़रूर ड्रॉ करिए. वंस योर डायग्राम इज़ कम्प्लीटेड 50% आंसर हो गया. देन don't skip the quality of pearl, problem of pearl industry and suggestion for the pearl industry. So that is all for today's. Thank you.